हिंदी साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है यह है दंतुरित मुस्कान। नागार्जुन द्वारा रचित यह कविता एक छोटे बच्चे की छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान के साथ है। इसमें उस नन्हे बच्चे का वर्णन किया गया है जिसके नए दांत उगते हैं और उन दांतों के साथ वह मुस्कुराता है, हंसता है तो अत्यधिक प्रिय लगता है। नागार्जुन द्वारा रचित यह कविता बच्चे की अत्यंत आकर्षक मुस्कान के साथ है और इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। कहते हैं कवि, छोटे बच्चे को देखकर तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक मरा हुआ व्यक्ति, मरा हुआ मतलब मरे हुए जैसा। तो कवि कहते हैं छोटे बच्चे को देखकर तुम्हारी यह इतनी मनोहर, इतनी प्यारी मुस्कान, नए नए दांतों से युक्त तुम्हारी यह अत्यंत मनोहर मुस्कान मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूल से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर, ऐसा प्रतीत होता है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जैसे कमल का फूल किसी तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। मतलब उसने अपने बच्चे को कमल का फूल कहा है और अपने घर को झोपड़ी कहा है। जलजात का अर्थ होता है कमल का फूल, जल में उत्पन्न होने वाला। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, ऐसा लगता है तुम्हारा स्पर्श पाकर किसी में भी प्राणों का संचार हो जाएगा। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यदि तुम्हें कोई पत्थर दिल व्यक्ति भी छू ले तो उसके हृदय में भी ममता का संचार हो जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। दोनों वृक्षों का वर्णन किया है क्योंकि बांस और बबूल दोनों वृक्ष कांटेदार होते हैं। और ऐसा कहते हैं कवि, यदि इस छोटे से बच्चे को, इतने अच्छे बच्चे को इतने प्यारा लगता है ये हंसता हुआ, यदि इस बच्चे को कांटेदार वृक्ष भी छू लें तो उनसे भी कोमल फूल झड़ने लग जाते हैं। जो वृक्ष बिल्कुल कांटे वाले होते हैं, फूल नहीं होते, उन पे भी फूल उगाते हैं। अर्थात पत्थर दिल व्यक्ति में भी प्यार का संचार हो जाता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष होता है लगातार। कवि कहते हैं कोई बात नहीं, तुम मुझे पहचान नहीं पाए और लगातार मुझे देख रहे हो, थक गए हो, आंख लूं मैं फेर। यदि तुम मुझे देखते देखते थक गए हो तो मैं अपनी आंखें तुम्हारी ओर से फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार, यदि अब कहते हैं परिचित जान पहचान, कोई बात नहीं, यदि हमारी दोनों की एक बार में पहचान नहीं हो सकी तो कोई बात नहीं, हम अपनी जान पहचान दोबारा बना लेंगे। हो सकता है वह कवि का बच्चा हो और कवि लंबे समय से बाहर रहता था और बच्चे ने उसको पहचाना नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, बाद में हमारी पहचान हो जाएगी। अब कहते हैं कवि, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैंने सकता देख, मैंने पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कि यदि तुम्हारी माँ हमारे बीच में न होती तो तुम न तो इस दुनिया में आते, न पैदा होते, न ही मैं तुम्हें देख पाता और न ही मैं तुम्हें जान पाता और न ही तुम्हारी यह मनोहर मुस्कान मैं देख पाता। अर्थात कवि अपने उस छोटे से बच्चे को देखकर उसकी माँ को धन्य कहते हैं, उसकी माँ का धन्यवाद करते हैं कि उसकी माँ के कारण ही वह इस संसार में आया है और कवि के मन में प्रेम का भाव जागृत हुआ है। धन्य तुम माँ, तुम भी तुम्हारी धन्य, वो उसकी माँ को भी धन्य कहता है, सम्मान के योग्य और भाग्यशाली कहता है कि तुम भी भाग्यशाली हो और तुम्हारी माँ भी भाग्यशाली है। चिर प्रवासी में इत्र में अन्य, चिर प्रवासी होता है देर तक घर से बाहर या दूर देश में रहने वाला व्यक्ति। तो कहता है मैं इत्र, मैं तो अन्य हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए एक दूसरे व्यक्ति के समान हूँ क्योंकि मैं लंबे समय से बाहर रहता आया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क,
कहते हैं मैं तो तुम्हारे लिए एक अतिथि हूँ, एक मेहमान के समान हूँ, जिससे तुम्हारा आज तक कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। मधुपर्क होता है मीठा पान, दही, घी, शहद, जल और दूध का मिश्रण, जिसे पंचामृत कहा जाता है। कि तुम्हारी माँ ही तुम्हें आज तक मीठा पान कराती आई है, अर्थात तुम्हारा पालन पोषण करती आई है। देखते तुम इधर कनखी मार होता है तिरछी नज़रों से देखना। जब तुम मुझे तिरछी नज़रों से देखते हो और होती जबकि आंखें चार होना प्यार होना। कहते हैं कवि छोटे बच्चे को, जब तुम मुझे तिरछी नज़रों से देखते हो तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी बढ़ जाता है, या मुझे तुमसे प्यार हो जाता है। और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और उस समय तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान मुझे और भी सुंदर लगती है, जब तुम मुझे तिरछी नज़रों से देखते हो। तो ये मुहावरा भी है, आंखें चार होना प्यार होना। कवि ने और चिर प्रवासी का अर्थ क्या हुआ? लंबे समय से बाहर रहने वाला। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, मधुपर्क से क्या अभिप्राय है? मधु मतलब मीठा, तो मधुपर्क का अर्थ आप बताएंगे दही, घी, शहद, जल और दूध से बना मिश्रण। एक और प्रश्न इसमें से बन जाता है, पंचामृत किसे कहा जाता है? मधुपर्क का ही दूसरा नाम पंचामृत है, जो 5 अमृतों से मिलकर बना है। ये सारे क्या हैं? अमृत हैं। तो इस कविता में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है एक वर्ण की आवृत्ति आने से। आंखें चार होना मुहावरे का प्रयोग किया है, और वात्सल्य रस का प्रयोग भी किया गया है। वात्सल्य रस होता है बड़े व्यक्ति के मन में छोटे के लिए प्रेम। अब इसका दूसरा भाग है फसल। क्या होती है फसल? आप लोगों ने देखा होगा किसान खेतों में फसलें उगाते हैं, और फसलों को उगाने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फसल बहुत सारी होती हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, और बहुत सारी फसलें। और फसलें ये नहीं है कि बीज डाल दिए और अपने आप से उत्पन्न हो जाती हैं। फसलों के लिए पहले खेतों को जोतना पड़ता है, उसमें पानी डालना पड़ता है, अत्यधिक परिश्रम करनी पड़ती है। अनेक लोगों की मेहनत का फल होती है फसलें। तो सिर्फ इस कविता में प्रश्न एक ही बनता है, और सारी कविता उसी के इर्द गिर्द घूमती है। क्या फसल क्या है? एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। क्या कहते हैं? फसल क्या है? एक व्यक्ति का नहीं, एक नदी का नहीं, दो नदियों का नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। बहुत सारी नदियों के पानी से मिलकर फसलें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नदियां बहती हैं। जादू का मतलब होता है जब फसल जल्दी बड़ी हो जाए या उसमें पैदावार अधिक हो जाए, इसलिए उसको जादू बोला है, क्योंकि नदी के पानी में बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जो फसलों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। लाख लाख, कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों, मतलब एक या दो व्यक्ति की मेहनत से फसलें पैदा नहीं होती, लाखों करोड़ों लोगों को फसलों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्पर्श की गरिमा मतलब अपने हाथों से परिश्रम करना पड़ता है, तभी फसलें होती हैं। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी में ही फसलें उगाई जाती हैं। हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, अर्थात अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग फसलें पैदा होती हैं। इसके बाद दूसरा पद्यांश, फसल क्या है? कवि पूछते हैं, तो इसका उत्तर और तो कुछ नहीं है, मतलब बहुत कुछ है, लेकिन और तो कुछ नहीं है। वह नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की गरिमा है। मतलब
नदियों के पानी का जादू है, क्योंकि नदियों के पानी में फसलें जल्दी उगती हैं। इन फसलों पर नदियों के जल का जादू जैसा प्रभाव होता है, अर्थात वो जल्दी फूलती फलती हैं। फसलों को उगाने और उनके फलने फूलने में नदियों का पानी और किसानों की मेहनत ही काम करती है। किसानों की मेहनत से ही फसलें फली फूली हैं। कहीं काली वह भूरी मिट्टी है तो कहीं संधली मिट्टी है। हर प्रकार की मिट्टी में अपना अपना गुण होता है, उसी के अनुसार उनमें फसलें उगाई जाती हैं। कहने का भाव क्या है? फसलों में मिट्टी के गुण, स्वभाव और विशेषताएं भी छिपी हैं। ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, अर्थात आपको पता होगा कि सूर्य की रोशनी के बिना पौधे बड़े नहीं होते हैं, उनमें वो शक्ति नहीं आती है। तो रूपांतरण मतलब बदला हुआ रूप। सूर्य की किरणों की गर्मी से ही फसलें पकती हैं, इसलिए कहा जाता है फसलें सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। और हवा के बिना भी फसलें अच्छी नहीं होती है। थिरकन होता है फसलों का हिलना डुलना, जिस प्रकार की हवा चलती है फसलें ऐसे ही लहलाती हैं। तो थिरकन सिमट कर इन फसलों में समा गया, अर्थात हवा के चलने पर खेतों में खड़ी फसलें लहलाने लगती हैं। तो यह है फसल। तुकांत छंद का प्रयोग भी इसमें किया है। भाषा बड़ी ही सहज और सरल है। और संधली का अर्थ है, संधली मिट्टी इसमें दिया हुआ, संधली का अर्थ है चंदन। मतलब मिट्टी में जब पानी गिरता है, आपने देखा होगा जब मिट्टी के ऊपर पानी गिराया जाता है तो उसमें से खुशबू आती है। तो संधली का अर्थ होता है चंदन। ऐसी मिट्टी जिसमें सौंधी सौंधी सी गंध आती है, ऐसी मिट्टी फसल उगाने के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। अर्थात किसान की परिश्रम, सूर्य के